लास्ट लेक्चर में कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जहां पर जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड। तो हम एक्सेप्शंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ज्योमेट्री, वो सब देख रहे थे जो कॉमनली पूछे जाते हैं। हम लोग देख चुके थे Ni+4 Ni+2 में अगर फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स हो 6 वाला तो +4 वाला इनर डी ऑर्बिटल होता है, +2 वाला आउटर डी ऑर्बिटल होता है। Fe+2 Mn+2 Fe+2 Mn+2 N Ni+2 Fe+2 Mn+2, ये सब अमीन के साथ अगर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से Fe+2 Fe+3 में EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स देखे। उसमें हमने देखा था +2 वाला आउटर डी, लेकिन +3 वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। राइट, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ये 3 केस हम लोग ले चुके थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट Ni+2 का और Ni+4 का फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली ध्यान रखना है। +4 है तो -2 चार्ज, +2 है तो -4 चार्ज। +4 में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, +4 में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, लिगैंड अच्छे से पास आएंगे, तो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग अच्छे से होगी, डेल्टा ज्यादा होगी, तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा इधर, और ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। फिर हमने Fe+2 और Fe+3 की बारे में बात की थी। Fe+2 और Fe+3, यहाँ पे Fe+3 है, EDTA -4 होता है, तो ये -1 बच गया। Fe+2 है तो इधर EDTA -4 है तो -2। ज्यादा चार्ज ये है, सेम पैटर्न पे है, दोनों के दोनों एक्सेप्शन सेम तरीके से। तो ज्यादा डेल्टा इसका होगा, ज्यादा डेल्टा इसका होगा, तो फिर डेल्टा ज्यादा होता है पी से, तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, क्या मैग्नेटिक मोमेंट है। ज्योमेट्री का तो पंगा ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। फिर हमने देखा Fe+2 का अमोनिया के साथ, Mn+2 का अमोनिया के साथ, कॉम्प्लेक्स खासकर ये दोनों हमें ध्यान रखने होते हैं। Fe+2 अमोनिया, ये हो गया, तो कितना हो गया, +2, और ये +2 चार्ज हो गया। इनमें हमें लगता है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें डेल्टा ग्रेटर देन पी होता है। सेम लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के रूप में काम करता है, तो इन दोनों में ध्यान रखिए, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं अमोनिया। इट इज एक्टिंग एज वीक फील्ड लिगेंड, इट इज एक्टिंग एज वीक फील्ड लिगेंड। ये स्पेशल एक्सेप्शन है जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। लेकिन क्रोमियम+2 और कोबाल्ट+2 का अगर हम कॉम्प्लेक्स देखें तो इन सब में इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो आप जरूर इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, क्रोमियम+2 कोबाल्ट+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। इनर डी ऑर्बिटल है तो 2 डी ऑर्बिटल खाली करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता है, जितने उसको ऑर्बिटल खाली चाहिए D2sp3 में, तो उतने ही ऑर्बिटल 2 बस खाली रखेगा, बाकी खाली नहीं रखना, जरूरत नहीं है इसको। ये हम एक्सेप्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फोर्थ केस आपका Ni का एक केस लेता हूं, लेकिन इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने का Ni और Fe+2+3 Ni+2+4 हम लोग देख चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखते हुए अगर हम बात करें, NiPPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन आपका कॉम्प्लेक्स है, और Ni ट्राइमिथाइल फोस्फीन आपका कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो गया दोनों में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, तो दोनों में Ni+2 है, सेंट्रल मेटल आयन +2 में है।
अब मैं आपको बताऊं कि PPS3 या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का क्वेश्चन है, PME3 स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन दोनों की, कल भी हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लास्ट लेक्चर में। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में NO2 से भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों के दोनों। और इसके बाद हमें Cn नेगेटिव एंड CO स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के हिसाब से ये कार्बन वाले फॉस्फोरस वाली नाइट्रोजन वाला ये सीक्वेंस, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है PMA3। आप कुछ इस तरह ध्यान रख सकते हो, हालांकि वो परफेक्ट लॉजिक नहीं है, ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ। P है, लोन पेयर है इसका, 3 मिथाइल है, और P है, लोन पेयर है, 3 फिनाइल है। 3 फिनाइल है, तो हम लोग बोलेंगे वैसे भी माइनस, ये प्लस आई देंगे 3 मिथाइल, और ये रिलेटिवली विथड्रॉइंग है मिथाइल के कंपैरिजन में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से सेंट्रल मेटल आयन Na+2 के साथ ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन करेगा तो डेल्टा बढ़ा देगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उतने ही लिगेंड पास आएंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी डी ऑर्बिटल की। उस रिपल्सन की वजह से स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पास आता है, डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ा देता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये ज्यादा बढ़ा देगा आपका। तो यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन पी की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। दोनों एक साथ आप लोग ध्यान रखो। डेल्टा ग्रेटर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3 एंड DsP2 मेनली। हाँ, D3s भी बाय चांस कभी कभी यूज हो जाती है, जैसे KMnO4 में हमने बात की थी, KMnO4 में हमने इसके बारे में बात की थी D3s की। लेकिन sp3 मैंने बोला कि फिर भी sp3 DsP2 KMnO4 -1 में दोनों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोली जाती है, ऑथर लोग दोनों मेंशन करते हैं, लेकिन आप sp3 लेकर चलें, दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट। O-2 ऑक्साइड यहाँ पर लिगेंड है पर मैग्नेट आयन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल हो जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी ऑर्बिटल हो जाएगा, और यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो निकल+2 का, तो निकल के हमने एक तो +2+4 में फ्लोराइड के साथ एक्सेप्शन देखा, Fe+2+3 का ADTA के साथ एक्सेप्शन देखा। फिर हमने स्पेशल अमीन जब वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम करता है Fe+2 एंड Mn+2 में, वो देखा। बाकी तो हो जाते हैं आपके। कॉपर क्रोमियम में अगर हम बात करें तो अमीन वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। तो दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं, एक ही तरह के लिगेंड की बात की, अभी तक हमने एक ही तरह के लिगेंड की बात की। अब हम लिगेंड को थोड़ा वेरी करते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन आपको जरूर पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं NiCl2 PPS3 ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो गया, और इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर मैं इसके कंपैरिजन में NiCl2 PMe3 कर दूं तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपका। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, NiCl2 PMe3 ट्वाइस, NiCl2 PMe3 ट्वाइस, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें अब देखो नेचर ऑफ लिगेंड के का हम देख रहे हैं इधर, नेचर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पे देखो PMe3 रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, PPS3 रिलेटिवली वीक फील्ड लिगेंड है, आपस में कंपेयर करें तो। Cl नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे Cn नेगेटिव, सॉरी Cn ट्वाइस, Cn नेगेटिव तो काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, PMe3 से भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिलेटिवली वीक फील्ड लिगेंड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वीक फील्ड लिगेंड हो गया, वीक फील्ड लिगेंड हो गया, तो आप बोलोगे जी अननेसेसरी पेयरिंग क्यों होगी, sp3 हो गया। यहाँ पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रिलेटिवली, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर DsP2 होगा। अब यहाँ पर ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है रिलेटिवली, हमने देखा PMe3 और PPS3, और क्लोराइड हो तो हैलाइड तो सारे ही काफी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड दोनों तरह के लिगेंड है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। उनको तो लॉजिकली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब एक वीक फील्ड लिगेंड दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो जनरल जो वीक और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हालांकि मैंने ये बोला था कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई भी वीक फील्ड लिगेंड हो, एक कॉम्प्लेक्स में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो वीक फील्ड। जैसे अभी एक्सेप्शन में Fe+2 Mn+2 में जो अभी देखा था थर्ड केस, उसमें अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा था, लेकिन Cr+2 वाले कॉम्प्लेक्स में D2sp3 था, अभी अभी देखा, उसमें वीक फील्ड लिगेंड का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। और Fe+2 Mn+2 के हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। तो वही अमीन है, वही अमोनिया है, लिगेंड की फॉर्म उसका नाम अमीन A वाला। तो एक ही लिगेंड कहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरे पे वीक फील्ड लिगेंड, डेल्टा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा ग्रेटर देन पी है या डेल्टा स्मॉलर देन पी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, डेल्टा की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम डेल्टा की वैल्यू देखेंगे भी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो कॉमनली आपको क्वेश्चन में काम आता है। तो इसका ध्यान रखना है। तो नेट नेट तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसी का ही दबदबा रहता है। और ये DsP2 खासकर ये जरूर याद रखना है, ये आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड, राइट। ओके, ये जरूर आपको याद करके जाने हैं जब भी आप जाओ। मैं बात करूं नेक्स्ट, अब इस बार देखो, Cu, सिर्फ CuCl4 बोल दिया जाए, -2, तो ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, कई बार बच्चे इसको पूछ चुके हैं। ये तो sp3 होता है, क्योंकि ये Cu+1 है, वो Cu+2 है इधर, तो यहाँ 3D9 वाला केस होता है। D9 वाला केस एक स्पेशल केस है जो हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पेशल केस है। जैसे D7 वाला केस लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए स्पेशल केस देखा था। ये बड़े स्पेशल केस है, ये ध्यान रखने होते हैं, इनके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। ये तो है, लेकिन Cu के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे H2O हो गया लिगेंड 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी D9 है। अगर मैं NH3 4 की बात कर दूं, तो ये सब और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितने भी होंगे NH3 के बाद Cn नेगेटिव रख दो आप, है ना, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, +2 अगर ये होगा तो। H2 से जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे के सारे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, D9Cu+2 के कॉम्प्लेक्स। ये तो बहुत ही कॉमन है, इसको CuNH3 4 जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल बिगनिंग में करवाया जाता है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव हैलाइड तो महावीक फील्ड लिगेंड होते हैं कंपैरेटिवली, तो उसमें ही वो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर N-1D यूज हो रहा है, 3D यूज हो रहा है। जनरली Cu+2 के कॉम्प्लेक्स, Cu+2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 होता है। जनरली Cu+2 के कॉम्प्लेक्स आपके sp3 हाइब्रिडाइज, DsP2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये दोनों, ये इतने पूछे जाते हैं, पूछो मत, इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। पर मैं अब बड़ी गजब की चीज बता रहा हूं आप लोगों को, कि जो काउंटर आयन होता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में फर्क डाल देता है। कितना गजब का एग्जाम्पल है, CuCl4 ही है, CuCl4 ही है, यहाँ पे Cgm+1 आयन, वहां पे अमोनियम+1 आयन काउंटर आयन है, दोनों में कॉपर+2 है, दोनों में आपको यही दिखाई दे रहा होगा अगर छुपा हुआ देखो। लेकिन काउंटर आयन का इफेक्ट देखो, काउंटर आयन भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, फिर भी सेंट्रल मेटल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को डिसाइड करता है। मैं आपको बताऊं, ये तो वही है sp3 जब सीजियम है, यही दोनों एग्जांपल मिलेंगे। लेकिन जब अमोनियम वाला है तो इस अमोनिया की तरह DsP2 हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अमोनियम आयन बाहर है तो यहाँ पे अमीन लिगेंड है, तो उसकी तरह DsP2 हो जाता है, राइट। ये खासकर ध्यान रखें,
दिस इज वेरी वेरी स्पेशल केस। ये दोनों ही पूछे जाएंगे, जो लिख रहा हूं वही पूछे जाते हैं बार बार। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, राइट बच्चों। ये हो गया आपका। तो स्पेशल एग्जाम्पल ध्यान रखें, रीजन वही है कि आपका कौन सा डेल्टा और पी की क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो डिपेंड करता है काउंटर आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि वो एक कॉमन फैक्टर नहीं है, कभी नहीं देखोगे आप इस एग्जाम्पल के अलावा काउंटर आयन सेंटर मेटल के हाइब्रिडेशन स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हुए कभी नहीं देखोगे। बड़ी गजब की चीज है। याद करने का तरीका भी मैंने बताया। इसमें CuNH3 4 2 पॉजिटिव में DsP2 NCRT का भी एग्जाम्पल है, तो बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर अमोनियम बाहर है अमीन वाला, तो वही है सेम DsP2 बाकी सीजियम वाला ये है। फिक्स स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, ये जरूर पूछे जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, ये क्लोरोओरिक एसिड है HAuCl4। ये कॉम्प्लेक्स एसिड है, कॉम्प्लेक्स एसिड। और इनके आईयूपीएसी नेम में लास्ट में एसिड वर्ड भी लगता है ना। टेट्रा क्लोराइडो, यहाँ पे OR-8 3 एसिड, लास्ट में एसिड लगाएंगे, एक वर्ड एसिड भी लगेगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स एसिड के आईयूपीएसी नेम में। आईयूपीएसी नेम हमने देखा था, जैसे H2PtCl6 हेक्साक्लोराइडो, यहाँ पे प्लेटिनेट 4 हो गया, एसिड हो गया। डाई एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2 एच आयन है, एक एच आयन है। ये दो एग्जांपल एसिड की फॉर्म में आईयूपीएसी नेम में बड़े काम आते हैं, आईयूपीएसी नेम में बड़े काम आते हैं, वेरी वेरी कॉमन। अब मैं इधर बात करूं तो देखो बच्चों, Au+3, Au का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Au का गोल्ड का एटॉमिक नंबर तो आपका 79 होता है, सब लोग जानते हैं। और कॉपर AgAu इस फैमिली में होता है। इसमें वैसे N-1D9 और NH2 होता है, पर तीनों के तीनों एक्सेप्शन है, तो D10 और S1 हो जाता है। जैसे कॉपर AgAu तीनों में ही ऐसे हो जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीनों का अगर हम वैसे देखें तो FCC क्रिस्टल होता है सॉलिड स्टेट में, अगर इसका क्रिस्टल देखें, या डी ब्लॉक में इसका क्रिस्टल पूछा जाता है, राइट। डी ब्लॉक में इसका क्रिस्टल पूछा जाता है, वेरी वेरी कॉमन। अगर हम HAu इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो हाइब्रिडेशन स्टेट है Au+3 दैट इज DsP2। मैं एक फंडा भी बताऊंगा आपको, एक फंडा भी बताऊंगा जिसके अनुसार आप आसानी से सोच सकते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। मैंने एक चीज तो बताई थी, पैलेडियम+2 और प्लेटिनम+2, है ना। पैलेडियम के बाद क्या आ जाएगा, Ag, और यहां आ जाएगा Au, और पैलेडियम से पहले हो जाएगा रोडियम, और यहाँ पे आ जाएगा इरिडियम। इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +3, और इनका +2। ये सब के सब क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d8, और इसका हो जाएगा 5d8। D8 वाले ये 5th पीरियड और ये 6th पीरियड की अगर हम बात करें, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका। जब भी इनका कोई भी लिगेंड हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडेशन स्टेट इज ऑलवेज DsP2, है ना। ये पैलेडियम+2 और प्लेटिनम+2 के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स जनरली पूछे जाते हैं, हरदम आंखें बंद करके परमसर का नाम लेके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाओगे। sp3 नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है, sp3 नहीं बनाना है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपको लेके चलनी है, जस्ट एमएमएल दिस। ठीक, एनी लिगेंड, क्या, एनी लिगेंड, चाहे हेलाइड हो, चाहे हेलाइड हो, एनी लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैंने बताया, जैसे कि मैं बताऊं इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स है RH PPS3 थ्राइस NCl। बताओ ये कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है, विल्किंसंस कैटलिस्ट, बड़ा फेमस है।
एल्कीन एल्काइन का हाइड्रोजनेशन इसके साथ H2 रख दूं तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है। एल्कीन एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाता है, होमोजेनियस कैटलिस्ट है। और दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन करवाता है, जैसे निकल पैलेडियम प्लेटिनम में होता है। और फाइनली एल्केन तक ले जाता है, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन निकल पैलेडियम प्लेटिनम H2 के साथ करता है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आईआईटी पूछ भी चुकी है कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, और ये इवन बोर्ड में पूछते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन टू एल्केन यूज होता है, पर होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, वेरी वेरी कॉमन थिंग। तो ये D8 में जब भी हो तो इधर ये D8 का इसका एग्जांपल ये हो गया है ना। इसका एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट अभी भी लिखा था, ज्यादातर तो इन्हीं के एग्जांपल मिलेंगे आपको, मोस्ट ऑफ देम। तो इनका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लेना है, दिमाग लगाना ही नहीं है ना, डायरेक्टली DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लेना है। अब मैं बहुत ही एक स्पेशल केस और बताता हूं। दिस इज 6th केस। अगर मैं 7th केस की बात करूं, 7th केस देखो, ये बड़े गजब के हैं, जरा एनालाइज करना, जरा एनालाइज करना। Mn, ये बड़े गजब के हैं, बिल्कुल ध्यान रखने के हैं। ऐसी विचित्र चीज होती नहीं है, आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी। यहाँ पे मैग्नीज +2 में है, पक्की बात दोनों में। अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग एक और बना दूं, ये भी एग्जांपल में आपको मिलता है, Cl4 ही है ये भी। और यहाँ पे -1 है, तो आप बोलोगे मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। और एक मैं H2O के साथ लिखता हूं सल्फेट, तो यहाँ पे मैग्नीज +2 में है। देखो, ये वीक फील्ड लिगेंड है। Mn+2 की, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है? 3d5 4s2 वैलेंस शेल एंड इनर डी ऑर्बिटल मिलाकर। मैं Mn+2 का लिखूं तो आप बोलोगे जी 3d5, यहां दोनों Mn+2 है। यहां पे बात करूं तो Mn+3 है, ये हो जाएगा 3d4। यहां पे बात करूं तो 3d4 हो जाएगा, राइट, 3d4 हो जाएगा। अब Mn+2 Mn+3, ये हो गया 3d5 3d4। अब देखो, बड़ी गजब की चीज ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं आप श्योर शॉर्ट गलत करते हो। आई एम हाईलाइटिंग ओनली दोज थिंग्स वेयर मिस्टेक्स, विच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मिस्टेक प्रोन। जहां आप बोलोगे तो इनको सबको एक जगह लिखें, इनको हाईलाइट करें, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप मिस्टेक करते ही करते हो। तो जब भी जाओ, जस्ट गो थ्रू इट, दीज थिंग्स वी आर व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग आर इंपॉर्टेंट वन। हो गया MnCl4-2 MnBr4-2। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्टली कंक्लूजन तो ये बता देता हूँ, DsP2, ठीक है भाई साहब। अब H2O रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन कंपैरिजन ऑफ क्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। हैलाइड वीक होते हैं H2O, तो उससे OH नेगेटिव, फिर C2O4-2, और फिर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एनसीईआरटी में दे रखी है उतनी बेर मिनिमम में याद होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में लिखवाया था एनसीईआरटी वाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड। अब इसको एनालाइज करिए जरा, एनालाइज करिए जरा। 3d5, आप बोलोगे सर वीक फील्ड लिगेंड है, तो जी कोई ऑर्बिटल वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं की, चलो कोई बात नहीं। 3d4, ये देखो गजब की चीज, ये देखो गजब की चीज, 3d4 में एक ऑर्बिटल तो भाई साहब खाली ही पड़ा है। ये बड़ा यूनिक सी सिचुएशन है। 3d4, एक डी ऑर्बिटल 3d में खाली पड़ा है, 4s खाली पड़ा है, 4p के तीनों तो ये तो खाली पड़े ही पड़े हैं। तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने में कोई तकलीफ नहीं है Mn+3 को, कोई भी तकलीफ नहीं है, फिर भी नहीं होता। यानी कि ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा कि इनर डी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल खाली पड़ा हो और आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अरे भाई Mn+3 में होता क्या है कि 3d और
4D वाले 3D वाले ऑर्बिटल में 4s 4p से एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, पर हाइब्रिडाइजेशन वही जाते हैं जिनका एनर्जी सेम या नियरली सेम हो। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है तो वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं। Mn+3 में ऐसा होता है। ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस की फॉर्म में मिलती है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। बट थिंग इज MnCl4 Mn+3 का क्लोराइडो के साथ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला DsP2 ना होकर sp3 है। ये बड़ी गजब चीज है भाई साहब, ये बड़ी गजब चीज है। ऊपर वाले तो चलो मान लिया, ऊपर वाले तो चलो मान लिया कि D5 है, तो चलो कोई बात नहीं, पेयरिंग नहीं करेंगे क्लोराइडो ब्रोमाइडो, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, वो तो आप डायरेक्टली खुद ही कर लोगे। लेकिन पंगा यहां पर होगा और पंगा यहां पर होगा, यहां पर पंगा होगा और यहां पर पंगा होगा, बिग टिक के इधर। दैट इज द प्रॉब्लम। यहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है भाई साहब, यहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो ये है, दिस इज समथिंग, ये जेई मेन में बहुत पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो दीज आर कॉमन एक्सेप्शंस जो हमने बात की। अब मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था उसी को दोबारा बताता हूं, उस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन जेई में नीट में खासकर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं स्पेशल D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पेशल D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ध्यान रखना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ध्यान रखना है। D9 कॉन्फ़िगरेशन भला किस में होगा? मैं बात करूं FeCO कॉपर जिंक। जिंक में क्या होता है? N-1 D10 NS2। यहाँ पे अरे 3 लिख देता हूँ ना, 3D सीरीज है तो N-1 क्यों लिख रहा हूँ, है ना, पर जनरल लिख देता हूँ। देखो इधर, ये हो जाएगा 3D8 4s2, ये हो जाएगा 3D9 4s2, ये हो जाएगा 3D10 4s2, ये हो जाएगा 3D7 4s2, ये हो जाएगा 3D6 4s2। या तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, या तो D9 का केस हो ही नहीं सकता सप्ले में भी, रिजेक्टेड। यहाँ D9 का केस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिंक सिर्फ क्या तो जिंक या जिंक +2 में दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, जिंक +2 में ही मिलता है कंपाउंड की फॉर्म में, तो उसमें तो D10 होगा। तो यहाँ पर तो D9 का सवाल नहीं उठता, इसकी केमिस्ट्री D9 वाली है ही नहीं। हाँ, इसमें हो सकता है D9, ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, D10 4s1 हो जाता है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सबको पता है कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन। अभी अभी देखा था कॉपर AgAu में NS का एक इलेक्ट्रॉन रुक के N-1D में चला जाता है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो आगो प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस हैं। कॉपर क्रोमियम खासकर पूछे जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हो आपको। तो इसमें अगर मैं कॉपर +1 करूंगा तो एक जाएगा, कॉपर +2 का तो D10 का D9 हो जाएगा। तो हाँ, कॉपर +2 है तो D9 की कैटेगरी में हो गया। अब Ni+1 तो आपको दिखता नहीं है, पर Ni अगर +1 होगा तो D9 हो जाएगा, वो नहीं मिलता है आपको, नोट फाउंड, ये मिलेगा। हाँ, CO अगर 0 में है, 4s2 0 में है CO, तो इसमें D9 मिल सकता है आपको, मिलता भी है इनफैक्ट, और इसमें तो D9 नहीं है। यानी कि कॉपर +2 एंड कोबाल्ट 0, इन दो केसेस में D9 आपको मिलता है क्वेश्चंस में। कुल मिलाकर सारी एनालिसिस कर ली अगर 3D सीरीज से बात करें, और बाकी मिलेंगे नहीं 4D 5D। 4D 5D के लिए तो मैंने और भी स्टेटमेंट लिखवाया था, ये सब नो। तो इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे क्या, सारी एनालिसिस कर ली हम लोगों ने। इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे क्या? इससे एग्जाम्पल में मिलेंगे कॉपर +2 मिलेगा, अभी अभी जो केस ले रहे थे, एंड कोबाल्ट 0 मिलेगा। ये दो ही मिलने वाले हैं क्वेश्चंस में, 99% इन्हीं की ही प्रोबेबिलिटी है। ओनली दीज टू यू विल फाइंड D9। अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा? H2O और उससे स्ट्रॉन्ग जितने भी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। D7, D7 का केस कौन कौन सा है? आपको D7 का केस मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। D7 का केस देखो, यहां पे लिखता हूं FeCO Ni कॉपर
आगे तो लिखने की जरूरत नहीं, उनमें सब में D7 नहीं होता है, कॉपर वालों में भी नहीं होता है, इसको भी चाहे छोड़ दो आप, ठीक है। FeCO इसके नीचे होता है रुथीनियम, रोहोडियम, RH, RH, रोडियम, पैलेडियम और ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, है ना। इनका अगर आयरन का बात करो तो 26, 27, 28 एटॉमिक नंबर, 26 और 18 कितना हो गया, 44। तो इसका 44, 45, 46, और फिर अगर इसमें 44 प्लस 32 करोगे तो 76 हो जाएगा, तो 77, ये 78, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका ध्यान भी रेडियो एक्टिविटी में भी इनका काम आ जाता है आपको, तो इनका तो आप ध्यान रखें। एटॉमिक नंबर भी FeCO का फिर 18, यहाँ से यहाँ 18 बढ़ाओ, यहाँ से यहाँ 32 बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे 6 पीरियड एलिमेंट है, तो लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट और आगे, तो 18 प्लस 14 32 एटॉमिक नंबर बढ़ता है 6 पीरियड में जाने पर। ये 5th पीरियड है और ये 4th पीरियड है। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये 4D और ये 5D ट्रांजिशन सीरीज हो गया। 3D ट्रांजिशन सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। अब मैं क्या बात कर रहा था, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-1 D8 NH2। पैलेडियम प्लेटिनम का एक्सेप्शन हो जाता है, वो बादल, एक्सेप्शन तो इन सब का है, एक्सेप्शन में तो ये सब के सब है, बट मैं तो D9 पे ले जा रहा हूं, तो अभी आप समझ जाओगे आसानी से। तो इसमें क्या हो जाएगा, N-1 D6 NH2, और इनका देखो N-1 D7 NH2। तो इनका D7 कब होगा, जब +2 में होंगे। तो कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम जब ये +2 में होंगे तो ये D7 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम को तो छोड़ दो, ठीक है, D7 में वो आपको मिलते नहीं है इनफैक्ट, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं इधर बात करूं, Fe D7 इनका देखना है, तो ये +1 में रहेंगी, ये +1, वो भी नहीं मिलते। अब इरिडियम +2 भी छोड़ दो, आपको इन दोनों के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके नाइट्रोजन डोनर एटम, साइनाइड, इवन अमीन, इन सब के साथ आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बस यही मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब जैसे ही आप इसकी बात करते तो आप चौंक जाओगे, ये दोनों बड़े ही चौंकने वाले केसेस हैं, चौंकाने वाले केसेस हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, सर बड़ी अजीब सी चीज है, ये बड़े स्पेशल केस हैं जो मैं हरदम लेता हूं। CuNH3 2 पॉजिटिव, CuNH3 2 पॉजिटिव का भी जो डिस्कस किया था, ये बड़े चौंकाने वाले केस है। D9 की मैं बात करता हूं पहले और फिर D7 के ऊपर आऊंगा। D9 की अगर मैं बात करूं तो D9 देखो, कॉपर +2 का D9, यार इनर डी ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं D9 में। D9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप लिखो, ये हो गया N-1 D, ये हो गया NS और ये हो गया NP। sp3 में जाने के लिए NS और NP के एक और 3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल काफी है sp3 में जाने के लिए ये। लेकिन D9 लिखूंगा, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। DsP2 में जाने के लिए तो यहां पे एक d ऑर्बिटल खाली चाहिए, वो कैसे खाली होगा, D9 में हो ही नहीं सकता नॉर्मल केस में। तो क्या पंगा है भाई साहब, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें होता क्या है, D9 में बड़ा स्पेशल केस होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां का एक्साइट होकर सिस्टम से खुद कॉम्प्लेक्स बनते टाइम सिस्टम से ही एनर्जी लेकर चला जाता है उधर। ऐसा आपने कभी नहीं देखा, ऐसा आपने कभी नहीं देखा। इस एग्जाम्पल के अलावा D7 D9 के अलावा, कॉपर +2 के अलावा, कोबाल्ट 0 के अलावा आपने कभी नहीं देखा। बी रेस्ट एश्योर्ड। तो यहां पर अब ये हो जाएगा DsP2, क्योंकि वो तो खाली है नहीं। तो DsP2 कब हो सकता है,
जब सिस्टम में जब लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड उसको थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, पर हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसा हो जाता है। और कॉपर प्लस टू की इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉपर प्लस टू के कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, और जनरली देखोगे ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर के भी होते हैं। CuNH3 4, CuNH3 जो मैंने बोला था बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, सल्फेट, यहाँ पे Cu+2 है। ये Cu+2 जैसे ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2, वैसे ये ब्लू कलर का होता है, और उस ब्लू कलर के लिए ये, और पैरामैग्नेटिक होता है उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स कलर एंड पैरामैग्नेटिज्म। को ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। वैसे D9 है, D9 में तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होकर सारे पेयर तो हो ही नहीं सकते, तो पैरामैग्नेटिक तो वैसे ही है D7 D9 वाला, दोनों दोनों केस। तो ये कॉपर+2 है। इसी तरह कोबाल्ट भी हो गया। तो N-1D का एक इलेक्ट्रॉन उछलकर जाता है Np में, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां इंटरनल एक्साइटेशन जाता है, N-1D से उछल के Np में जाता है। ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, D9 में उस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये कहां से कहां एक्साइटेशन होता है, पैरामैग्नेटिक है क्या है, वो तो वैसे ही सोच लो कि D7 D9 वाले पैरामैग्नेटिक तो होंगे। ठीक है, तो ऐसा इस तरह इलेक्ट्रॉनिक जंप बड़ा यूनिक सा केस है, कोबाल्ट एंड कॉपर+2 में बड़ा यूनिक सा केस है। और मैंने बोला बस CuCl हैलाइड को छोड़कर बाकी सब में आप बिंदास, हैलाइड को छोड़कर बाकी सब में आप DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, H2 में भी कर देते हैं Cu+2 के कॉम्प्लेक्सेस में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूं CO, ये एग्जांपल पूछा जाता है COCO4, तो कोबाल्ट तो यहाँ पे 0 है, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, सारे के सारे बच्चे पता क्या बोलेंगे, सर sp3 है सर, उसको बोलने में तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों सर, सर ये कोबाल्ट 0 है, कोबाल्ट क्या होता है 3d7 4s2 कोबाल्ट का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 3d9 हो जाएगा सर, D9 होने के बाद तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल में कोई खाली हो ही नहीं सकता, तो सर इसका DsP2 तो हो ही नहीं सकता सर, sp3 होगा। पर बात ये नहीं है, वेरी स्पेशल एग्जांपल लाइक दिस, ये दोनों एग्जांपल बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, और CuCl4-2 वाला भी sp3 है वो भी, लेकिन अमोनियम आ जाए काउंटर आए तो वो भी DsP2 हो जाता है। ध्यान रखें ये सारी चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, राइट। अब मैं D7 की बात करता हूं, मैं D7 की बात करता हूं, लेट अस टॉक अबाउट D7। D7 की बात करते हैं हम लोग। D7 कब, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली। D7 किस में होगा, कोबाल्ट+2, और कोबाल्ट के नीचे हो गया आपका रोडियम+2, बस इन दोनों में ही मिलने वाला है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से मिलेंगे, ये बहुत मिलेगा भाई साहब, मैंने इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता देखा है, इतनी बार आता देखा है कि देखते देखते थक गया, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत ही स्पेशल केस, इंटरेस्टिंग केस टू डिस्कस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3 हो गया, और इसे स्ट्रॉन्ग हो तो बात अलग है, ये तो NO2 तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है, देखा था हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जनरली ये दो लिगेंड मिलते हैं आपको, जनरली ये दो लिगेंड मिलते हैं, जनरली जो मिलता है वो बता रहा हूं, D7 में ये इन दो लिगेंड के पास, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाती है। आप बोलोगे सर ये बड़ी अजीब सी चीज है, D7 में 2d ऑर्बिटल क्या लिखा सी, अगर D6 होता तो दो दो इलेक्ट्रॉन करके 5d ऑर्बिटल में से 3 भर जाते, पेयरिंग होने पर दो तो खाली रहते, लेकिन D7 में तो कम से कम 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कोबाल्ट की बात करूं तो 3d7 है, तो कोबाल्ट 3d7, 4s एंड 4p, थोड़ी और जगह बना लेता हूं। अब इसमें जो
पूछेंगे कि यहाँ पर भी D7 पैरामैग्नेटिक तो है ही है, इसके कॉम्प्लेक्स, उसमें तो दिमाग नहीं लगाना। पैरामैग्नेटिक तो है ही नहीं, उसके कॉम्प्लेक्स, उसमें तो दिमाग नहीं लगाना। तो देखो CO CO +2, तो क्या हो गया 3D7 4S0 4P0 4D0, ये N-1D है, ये वाला ND है, वैलेंस सेल वाला। ठीक है, N मतलब वैलेंस सेल, N-1 पेनल्टीमेट सेल। तो D7 की आप बोलोगे सर मैं D7 बना लेता हूं, पहले बना लो जी। D7 का जैसा बचपन से लिखो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये हो गया 4S, ये हो गया 4P, और ये हो गया 4D। जगह मैंने 4D बनाने के लिए बनाई है। ठीक है, 4S 4P 4D, ये 3D7। अगर मैं पेयरिंग भी D2sp3 में 2D ऑर्बिटल खाली चाहिए हाइब्रिडाइजेशन जाने के लिए, 2D चाहिए। अगर मैं इसकी पेयरिंग भी करवा लूं ना साहब, तो भी क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ खास नहीं लाइफ में। फिर भी 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हुए, तो वही कॉपर+2 वाला D9 वाला पोटेशियम+4 वाला इंटरनल एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको पता है कहां ले जाऊं, वहां तो N-3 से NP में ले जाते थे, लेकिन यहां N-1D से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इंटरनल सिस्टम की एनर्जी यूज करते ND में ले जाऊंगा। क्यों ले जाऊंगा, आप लोग सर NP में क्यों नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा सकता। देखो इधर N-1D के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, एक NS का ऑर्बिटल होता ही होता है, P के तीनों चाहिए यार, ये तीनों के तीनों चाहिए। मैं NP में ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन विल नॉट बी अलाउड देयर, सिंपल। तो ये इलेक्ट्रॉन उठाकर मैं यहां ले जाऊंगा, तब 2D ऑर्बिटल खाली हुए, और तब मैं सपना ले सकता हूं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, अदरवाइज नहीं। तो D7 में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है बाय इंटरनल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D टू 4D, 4D टू रोडियम+2 में 4D टू 5D, कोबाल्ट में 3D टू 4D। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, बताओ इंटरनल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हुआ, रोडियम+2 में 4D से 5D हुआ, या 4D से 5P हुआ, या 4D से 5S हुआ, कहां पे इलेक्ट्रॉन गया। पैरामैग्नेटिक तो है, अभी भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है वो तो, लेकिन अब होगी ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब हो सकती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब हो सकती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वैसे नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब हो सकती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहले नहीं हो सकती। तो हाउ D2sp3 hybridization is there for coordination number 6 complexes by internal excitation of electron from N-1 D2 and D। D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, वैसे तो हो ही नहीं सकती D9 में, लेकिन इंटरनल एक्साइटेशन की बदौलत हो जाती है। ये बड़ी यूनिक से केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, D7 कोबाल्ट+2 रोडियम+2, और D9 का कोबाल्ट 0 एंड कॉपर+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का D9 वाले, ये केस जरूर ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं 3D सीरीज की बात करता हूं, 4D एंड 5D, बताओ डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ता चला गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, यस और नो। तो होगा क्या, लिगेंड्स 3D सीरीज के लिए तो कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहे थे, कभी वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन 4D और 5D सीरीज में, 4D और 5D सीरीज में कौन कौन आ जाएंगे भाई साहब, 4D और 5D सीरीज में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, 4D 5D सीरीज में वो सब आ जाएंगे। यहां पर मैं बात करूं आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, आयरन के नीचे हमने क्या याद किया था, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम, यहाँ पे ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, ये सब नो। फिर कॉपर के नीचे Ag Au, जिंक के नीचे कैडमियम Hg, लाइक दैट, है ना। ये है, ये सारे आपको, यहाँ पे बात करूं
ये मिलेगा आपको, इसके कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, Pt+4 के मिलेंगे आपको खूब, इरिडियम+3 के खूब एग्जाम्पल में आपको मिलने वाले हैं। जब इनके होंगे ना तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसलिए सारे के सारे स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, डेल्टा ग्रेटर देन पी, इवन फॉर वीक फील्ड लिगेंड, हैलाइडो के लिए भी, वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी Ir+3 और प्लेटिनम+4 के जनरली मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने बताया था, अगर D8 का केस है तो D8 का केस में मैंने बताया था पैलेडियम प्लेटिनम+2, सिल्वर और गोल्ड+3 एंड रोडियम इरिडियम+1। रोडियम+1 का एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट था। ओरिक एसिड, क्लोरो ओरिक एसिड जो अभी आपने दिया था वो AU। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड H2 PTCl6, अभी अभी क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक में। यहाँ पे प्लेटिनम+4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ मुझे। अगर इनका इनका होता है N-1 D8, निकल का 28 है D8 और NS2। मैं अगर +4 करूं, निकल कॉपर, हाँ 3D8, तो क्या हो जाएगा D6 हो जाएगा। अगर ये +4 में आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन N से जाएंगे, 2 ND से जाएंगे, तो ये D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D6। अब D6 में तो दोनों होते हैं, आउटर और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दोनों होते हैं। और यहां पे D6 बनाने के लिए मैं +3 रख दूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में वैसे ही कम है, इनका भी D6 हो जाएगा। तो इरिडियम+3 मेनली आता है और प्लेटिनम+4 मेनली क्वेश्चन में काम आता है। तो ये प्लेटिनम+4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी लिगेंड हो, हैलाइड हो, क्या बोलूंगा मैं, अरे यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह करो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। तो इन सब में ये आएंगे मेनली आपको ना, इन सब में इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह लिगेंड काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। कितनी गजब की चीज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। इरिडियम प्लेटिनम, तो ये क्या हो गया 3D 4D 5D, तो इसका हो जाएगा 5D6 और इसका भी हो जाएगा 5D6। इरिडियम+3 प्लेटिनम+4 वेरी कॉमन, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे क्लोराइड हो, जैसे कि यहां पे है क्लोराइड हो, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड वेरी फेमस। और देखो अभी अभी देखा था क्लोरोओरिक एसिड AuCl4। ये कब बनते हैं PtCl6-2 और AuCl3-1, ये कब बनते हैं, जब सिल्वर प्लेटिनम इन सब नोबल मेटल्स को हम एक्वेरेजिया के साथ ट्रीट करते हैं, तब सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करते, एक्वेरेजिया HNO3 HCl का मिक्सचर, तब ये एसिड बनते हैं खास इनऑर्गेनिक में, खास प्रेजेंस, यस और नो, खास प्रेजेंस इनकी। जब हम एलोजन पढ़ते हैं HCl HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं HCl HNO3 का जो मिक्सचर है एक्वेरेजिया, उसके साथ ही ये नोबल मेटल रिएक्ट करते हैं और ये सब बनाते हैं AuCl4-1 PtCl4 PtCl6-2, खास वहां पर इनके दर्शन होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि साहब मुझे बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज दिस इन द फॉलोइंग एग्जांपल, बताइए जी। मैं बोलता हूं IR 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 IR, मैं F6 कर देता हूं, मैं Cl6 कर देता हूं, मैं Br6 कर देता हूं, खूब काफी वीक लिगेंड की फॉर्म में फेमस है। मैं H2O ही कर देता हूं, वो तो फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली। मैं आपको अमीन, वो तो फिर भी काफी H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सब में इरिडियम+3 है, इरिडियम+3 मतलब ये 5D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इरिडियम+3 का। मैं बोलूं अभी अभी देखा था PtCl6
2 नेगेटिव, प्लेटिनम +4। इसका भी 5d6 है। d6 में क्या केस हो सकता है बताओ मुझे। d6 में d6 T2G, ये Ag है ना। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G Ag क्रिस्टल फिट थ्योरी के अनुसार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लिखने को आता है, जे नीट में तो है ही। मान लो ये डेल्टा है ना, डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो वैसे ही हमें पता है। ये जो एग्जांपल मैंने लिखे ये भी बहुत कॉमन आते हैं, Ir+3 एंड प्लेटिनम +4, जो बहुत कॉमन केस में बता रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि इनमें रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड डेल्टा ग्रेटर देन पी, तो ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करते हैं। D6 है तो D1 D2 D3 तक तो पंगा ही नहीं है। D4 की बात करें तो ऊपर जाएगा, पर ये डेल्टा ज्यादा है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा D6। तो बताओ इन सब का D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायमैग्नेटिक है। बताओ यार, डायमैग्नेटिक। और 2d ऑर्बिटल खाली रह गए, इसलिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से 2 ऑर्बिटल खाली भी हो सकते हैं D6 में। D7 में पंगा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, D7 में 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हो सकते थे बिना जंप करवाए, तो हमने जबरदस्ती जंप करवाया। लेकिन यहां तो खाली हो सकते हैं, पेयरिंग करवाने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग करवा देगा, हो जाएंगे। तो यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हैलाइडो जैसे इतने इतने बेकार लिगेंड भी ऐसे हो गए, और इन सब की में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो सभी का डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देख लो बड़े सिमेट्रिक हैं, सबके डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे बताओ इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0। डाइपोल मोमेंट वो भी 0। आपको बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ कि भाई साहब इनके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, D2sp3। ठीक है, ये सब चीजें पूछेंगे आपसे, ऑल दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड। तो खासकर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब रखती है, बाकी तो आसान है, रेस्ट एवरीथिंग की चीजें। मुझे एक बार एक एग्जांपल बताओ, CR, ये भी आपने कभी न कभी देखा होगा, नहीं देख लोगे पक्का, तो बहुत कॉमन है वो, मैं आपको बता रहा हूँ। टेल मी, इसका क्या हालचाल है, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है CrCO6 की। CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, Cr 0 है। ये तो हम जितने भी लिगेंड की बात करते हैं सबका दादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग Cn नेगेटिव एंड CO, कार्बन डोनर एटम वाले। ये तो सबसे सर्वोत्तम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में, पेयरिंग कैपेसिटी ऑफ। तो क्रोमियम क्या होता है बताओ, 3d5 4s1, ये क्रोमियम हो गया। काम काम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। आप बोलोगे सर 0 में है, S तो हरदम खाली करवाना ही होता है, क्योंकि sp sp2 sp3 dsp2 जो भी हाइब्रिडाइजेशन का आप नाम लो, sp3 d2 d2 sp3, सब में S तो हाइब्रिडाइजेशन जाना पड़ेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन जाना पड़ेगा उसको खाली ऑर्बिटल होना पड़ेगा, सीधी बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये सुनो, वैसे हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा, सेंट्रल मेटल के अलावा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल के, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल, सब हाइब्रिडाइजेशन जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो। पर यहाँ पे चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए सेंट्रल मेटल का, लिगेंड का, एक फुल्ली फील्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जाने वाला खाली हो जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़ते हो, इसलिए जरूरी है। 3d5 4s1, तो मैं क्या करवाऊंगा, ऑफ कोर्स क्रोमियम 0 है तो 3d6 तो करवाऊंगा, क्योंकि S तो मुझे खाली चाहिए ही चाहिए भाई साहब, S खाली हो। अब D6 आते ही पंगा हो गया, D6 आते ही दोनों चीज हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो D3 के बाद इधर होगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वीक फील्ड हुआ तो पहले ऊपर जाएगा, 5 हो गया 6, तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन ये तो CO तो खतरनाक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हर कॉम्प्लेक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 d ऑर्बिटल खाली होंगे, इसलिए
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है, और इसमें हो भी सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हो भी सकती है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी भी नहीं आपको। बताओ क्या बताया था मैंने, और क्रोमियम +3 के कॉम्प्लेक्स हरदम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होंगे, तो हरदम आंखें बंद करके D2sp3। कोबाल्ट +3 के कॉम्प्लेक्स D2sp3 होंगे ऑलवेज एक्सेप्ट हैलाइड वगैरह लिगेंड है COF6-3 लाइक दिस। हैलाइड जब लिगेंड है, यहाँ पर फ्लोराइड हो गया, उससे भी वीक क्लोराइड होता है, उससे भी वीक ब्रोमाइड होता है, उससे भी वीक आयोडाइड होता है, तभी ये वीक फिन लिगेंड की तरफ में हैलाइड। बाकी सब H2O सब में क्या कर दो आप, D2sp3 कर दो कोबाल्ट +3 के कॉम्प्लेक्स में। कोबाल्ट +3 के कॉम्प्लेक्स में सब में आप पेयरिंग करवा दीजिए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा दीजिए, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बोर्ड एग्जामिनेशन में एक चीज पूछी जाती है, नेचर ऑफ मेटल के स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे ये Fe, फिर CO, फिर Ni, फिर कॉपर, सबको +2 कर लीजिए। तो जनरली यहां से यहां क्या होता है, साइज घटता है जनरल ट्रेंड के अनुसार, चाइना के बराबर कम बटे, एक्सेप्शन एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शन। एक होता है विलियम एरविंग ऑर्डर। यहां से यहां जैसे ही हम जा रहे हैं, सभी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है मेटल 3D सीरीज में, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ती चली जाती है, प्रोवाइडेड लिगैंड वही हो, कोऑर्डिनेशन नंबर वही हो, बस सेंट्रल मेटल अलग अलग हो ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ती चली जाती है, तो विलियम एरविंग ऑर्डर इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आपकी बढ़ती चली जाएगी, विलियम इरविंग ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको जरूर ध्यान रखना, विलियम इरविंग ऑर्डर को, ये आपको पूछा जाएगा, एक काम आएगा। और 3D 4D और 5D, इधर से इधर जाओगे तो भी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अगर जैसे निकल हो गया, प्लेटिनम पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक ही ग्रुप में है ना, 3D 4D 5D, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखो जब मेटल अलग कर रहे हो, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, तो यहां से यहां तक डेल्टा भी बढ़ता है, और लिगैंड और सब कुछ सेम है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ती है, राइट। और डेल्टा जनरली 30 to 50%, जनरली 30 to 60% डेल्टा की वैल्यू निकल से 3D से 4D वाले, 4D से 5D वाले में काफी इंक्रीज होती है डेल्टा, परसेंटेज वाइज देखें तो भी, ये बात भी ठीक है। अच्छा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में किस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है? Which has higher tendency of complex formation between lanthanide and actinide? Which is higher? एक्टिनोइड की ज्यादा होती है लेंथेनोइड से। एक्टिनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 से +7 तक जाती है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही छोटा साइज, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो लिगैंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि लिगैंड आएगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन लेंथेनोइड में तो +3 ही मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +7 तक तो किसी लेंथेनोइड की होती नहीं है। +3 तो इनकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा है, इसकी कम है। +2 +3 और +4 बस यही रहती है, और क्या, +7 तक थोड़ी जाती है। कॉमन इज +3 फॉर लेंथेनोइड एज वेल एज एक्टिनोइड, वो बात अलग। तो इनकी छोटी ऑक्सीडेशन चार्ज तो ठीक ठाक है फिर भी, लेकिन इनका साइज, जितना चार्ज है उस हिसाब से साइज इनका ज्यादा है लेंथेनोइड का, वहां पे चार्ज ज्यादा हो गया इसलिए साइज अपने आप छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो वहां पे चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, इफेक्टिव
चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो लिगेंड को अट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी। लेकिन इधर नहीं होती क्योंकि चार्ज छोटा है, रिलेटिवली साइज उतना छोटा नहीं है, तो चार्ज बाई साइज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए लिगैंड को ज्यादा मोहित नहीं कर पाते, इसलिए लैंथेनॉइड हैज लेसर टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देन एक्टिनोइड्स। लैंथेनॉइड हैज लेसर टेंडेंसी, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई नीट का भी कॉमन क्वेश्चन है कि लैंथेनॉइड एक्टिनोइड में किसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, एक्टिनोइड में, है ना। हम डिफरेंस भी लिखते हैं लैंथेनॉइड एक्टिनोइड के डिफरेंस में। दूसरा, क्यों है ऐसा, जो मैंने एक्सप्लेन किया ऑक्सीडेशन स्टेट और साइज वाला फैक्टर देखकर, तो इनका +3 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी तो होती है पर बहुत बड़ी नहीं होती, तो साइज भी बहुत छोटा नहीं होता, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, लिगेंड के लिए अट्रैक्शन कम होता है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जितनी ज्यादा ज्यादा चार्ज डेंसिटी, छोटा साइज बड़ा चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर, लिगेंड को उतना ही मोहित कर पाएगा कॉम्प्लेक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेटल लिगेंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, राइट, ओके, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।